अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान। ये मुलाकात यकीनन पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत करने में एक संग मील साबित होगी, लेकिन अहम बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है कि जब मशरिक़ वस्ता में एक जंग जारी है और अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान के किरदार को इस पूरी जंग में इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान इसराइल जंग 7वें रोज भी जारी है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए 50 से ज़ायद सहूनियों को जख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी अखबार का यह दावा था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, जिसको ट्रंप ने अब उसकी तरदीद कर दी है। और इसी तनाजुर में ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर की कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं। लिहाजा ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। कि आखिरी हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर फैसला सुनाते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सायरा, कैसी हैं आप? मैं खुश लग रही हैं आज आप। जी सर, सबसे पहले तो ये बात है कि अमरीकी जो पाक जब से सर 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमरीकी फॉरेन पॉलिसी में इररेलेवेंट हो गया है। लेकिन अब अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाना और फिर उसके बाद जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया है? देखिए, हम ऑन ए लाइटर नोट मेरे ख्याल से पहले शुरू करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये एशिया से एक टावरिंग लीडर चुना गया है और अमेरिका में ट्रंप के हाथों उसकी सेहराबंदी या दस्तारबंदी, जिसको आप कह सकते हैं, ना बारात से पहले दूल्हा की सेहराबंदी होती है, तो ये उनकी दस्तारबंदी की गई है और उन्हें किसी न किसी अहम काम के लिए चुन लिया गया है। दिस इज ऑन ए लाइटर नोट, इट हैजंट एनीथिंग टू डू विद द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। बट the manner in which he was invited, the manner in which he is received, the manner in which he is praised, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिसने बहुत सी आईब्रोज जो हैं उनको चकाचौंध कर दिया है। जी। आज तक माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ को, अमेरिका ने जंगें तो बहुत लड़ी हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग थी, चाहे वो इराक की जंग थी, चाहे वो वियतनाम की जंग थी, कभी आपने सुना किसी मुल्क के आर्मी चीफ को बुला के और उनकी इस तरह से तारीफ़ की गई हो? तो ये एक यूनिक वाक़या मैं इसको करार दूंगा और इसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि ट्रंप ने उनको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं आपकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मेरे कहने पर जंग रोक दी थी। जी। अब इसके अंदर डिप्लोमेटिकली अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यह है कि आप विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा और मेरी बात मान ली। बिल्कुल। ये आपको स्टेट कर देता है कि वो 5 रोज़ा जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी उसमें भारत का क्या हाल था। जी। वो जो तासुर नहीं, जो एक यकीन की हद तक ये बात है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की मिन्नतें की, भीख मांगी कि ये जंग बंद करवा दें, हम गए। जी। ये साबित हो चुका है दुनिया के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में, उनकी रिसर्च में, कि भारत, इंडिया वॉज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। यस। ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना, और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में, किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ थी। जी। उनके 9 एयरपोर्ट गए, उनके वो 400 S-400 2 जगह से वो उड़ गए, उनके 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। हैविंग सेड दैट, उनको बुला के बाकायदा ये पब्लिक में कहना कि मैंने इनको शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया है। जी। और अगर भारत जंग जीत रहा होता तो फील्ड मार्शल की जगह मोदी को बुलाता। एब्सोल्युटली। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उन्होंने जो मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है वो सुनते हैं, फिर आगे इस पर बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। बुखारी साहब, हमने सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के दौर देखे हैं, इतना वार्मली, इतना सच्चाई के साथ पाकिस्तान के एक जर्नैल की तारीफ करना जो है, ये एक वाहिद वाक़या है जो मुझे याद है। जी। अच्छा, अब इसके अंदर 2 बातें और ट्रंप की जानिब से किया जाना, जिसको ये समझा जाता है कि बड़ा एरोगेंट है। एब्सोल्युटली। लेकिन आप देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में। जी। एक पहलू तो ये है कि इनके जंग बंद करवा देने के बाद जब जूतियां पड़नी शुरू हुई मोदी को, तो पूरा वो मीडिया
जो लाहौर में समुंदर की बंदरगाह पे कब्ज़ा करा चुका था, कराची को बर्बाद तबाह कर चुका था, बस मुल्क में इनकलाब आने वाला था, वगैरह वगैरह। जी। वो सारे ड्रामे के बाद जब उनको जूतियां पड़ी, हकायक जब उनके सामने आए, और जब ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर पे हम रजामंद हुए, तो पूरा मीडिया चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। जो कुछ ट्रंप की बैशिंग हो रही है इस वक्त इंडिया में, चाहे वो मोदी की पार्टी है बीजेपी, चाहे आरएसएस है, चाहे आरएसएस के गुंडे हैं, सब चढ़ाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सर सिर्फ ट्रंप पे नहीं कर रहे, इवन मोदी की खुद पर भी बहुत तनकीद हो रही है। वो तो होनी थी ना, वो तो जूतियां उनको पड़नी थी, इसलिए कि उसने जो एडवेंचर किया वो नहीं चला, उसकी जूतियां अलग हैं। और फिर अब आप इसमें एक और जो बात बहुत अहम है सोचने की, वो ये है कि ये किस शराइत पर जनरल आसिम ने मान लिया था जंग बंद करना। जी। तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज़ कश्मीर। आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने एक मरतबा नहीं 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है। जी। ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम 2 मुल्कों का बाहमी मामला है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान जो है उसने ट्रंप पे क्या असरात मुरतब किए हैं उसकी थोड़ी बात हो जाए। जी। G7 में एक ही हॉल में सारे लीडर मौजूद थे, मोदी भी वहाँ मौजूद थे, ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। हिंदुस्तान के डेलीगेशन की तरफ से दरखास्त की गई कि मोदी मिलना चाहते हैं आपसे, मगर ट्रंप उनसे मिले बगैर वापस आ गए। और मिले बगैर वापस आने का जो मैसेज गया है वापस, वो आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ट्रंप नाराज हैं मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहाँ पर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया। जंग चंद घंटे अगर और जारी रहती तो हिंदुस्तान गया था। जी। ये तो मैं आपको बताऊं 1.5 घंटे में जंग खत्म की हमने, जो 5 दिन से मोदी साहब लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं? ये रियलिटीज़ है। ठीक हो गया? अच्छा साहब, इस मुलाकात में पाक भारत लड़ाई के अलावा भी जो है वो ईरान इसराइल तनाज़े पर भी बात हुई है, तो क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के रोल को जो है वो सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज वेल? देखिए, जो गुफ्तगू ट्रंप और जनाब आसिम के बीच हुई है उसमें हालांकि उस तरफ से उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं रोबियो, वो भी मौजूद थे, उनकी फ़ौज की क़यादत भी मौजूद थी। हमारी तरफ से भी आज जनाब आसिम के साथ DGISI थे जो कौमी सलामती के मशीर भी हैं, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो भी उस मीटिंग के बदुरजा आतम मौजूद थे। तो सिर्फ एक इशू से ज़्यादा इशूज़ के ऊपर बात हुई है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा उस मुलाकात के बाद। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान को कोई नहीं समझता। अब इस गुफ्तगू में इशारे हैं, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 2 टाइम प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर इशारे मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आसिम से उन्होंने कहा हो कि आप अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करें और ईरान जो है किसी हद तक नेगोशिएटेड यानी सोल्यूशन की तरफ आ जाए? मुझे तो लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ हद तक ट्रंप को भी परसुएड करने की कोशिश की है। उसके बाद उनके रवैये में काफ़ी नरमी देखी गई है। क्या वो मुज़ाकरात देखें, वो तो अब कह रहे हैं लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट। वो तो अब ये कह रहे हैं कि नोबडी अंडरस्टैंड्स ईरान बेटर देन पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इन ए कॉन्फ्लिक्ट जो इतने दिनों से जारी है और सुबह शाम कत्लेआम हो रहा है वहाँ दोनों साइड पर, उसके मौके के ऊपर ये कहना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी मुज़ाकरात के लिए भी उन्होंने क्या मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई राज़ी कर सकता है ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आने के लिए जी, तो उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल हो सकता है। और मैं ये बैद नहीं है, दिस इज़ नॉट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि ऐसा हो। जी। अब आगे चलते हैं। देखिए, सर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा है कि कोई दूसरा ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली डील नहीं कर सकता जितना पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत दरीना और डेकेड्स पर मबनी है। और दूसरी बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरीके से पाकिस्तान की क़यादत ने ईरान का साथ दिया है, खुल्लम खुल्ला, कोई ढके छुपे अल्फाज नहीं है उसमें, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो ईरान पर है।
इसलिए अब ये देखना बाकी है कि आगे क्या होने जा रहा है। बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान ने खुल्लम खुला साथ दिया है, तो बुखारी साहब पाकिस्तान तो क्लियरली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और जब हम देखते हैं कि यूएस से इसराइल का एल आया है, तो क्या पाकिस्तान इस टाइम एक मुश्किल पोजीशन में नहीं है? दोनों मुश्किल पोजीशन में है, लेकिन दोनों ही इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। जी। अमेरिका बिकॉज बीइंग द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान बिकॉज बीइंग द इम्पोर्टेंट कंट्री इन द रीजन एंड ए वेरी क्लोज इंटीमेट फ्रेंड ऑफ ईरान। जी। दूसरी तरफ जो सिफारती हल्के हैं उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दरीना शराकतकारी थी, जो मुहित है कई दहाइयों के ऊपर, उसको फर्दर मजबूत करने के लिए ये मुलाकात एक संग मील होने जा रही है। जी जी बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। इस मुलाकात ने भारत के अंदर जो बौखलाहट मचाई है वो काबिल दीद है। प्रोग्राम में हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, एक तरफ तो अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है वो ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अब ट्रंप ने इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है, तो बुखारी साहब एक्चुअली में हो क्या रहा है? देखिए, अगर आपको याद हो G7 समिट से जब वो वापस जा रहे थे तो जर्नलिस्टों ने पूछा कि जनाब आप ये बीच में छोड़ के क्यों जा रही है, तो उनका बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी याद है, बयान सारी दुनिया में चला जी, ही जी, है। जी। अब वो बड़ा क्या है? बड़ा यही हो सकता है ना कि जी अगर जंग के दहाने पे अमेरिका पहुंचा हुआ था कि उसने इसराइल और ईरान की जंग में घुसना है, और अब वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, इट्स ए यू टर्न। यू टर्न जो है, आपको याद है ना, हमारे मुल्क में तो यू टर्न की बड़ी तारीख है, लेकिन इट्स ए यू टर्न फॉर गुड, इट्स नॉट ए यू टर्न टू लाई। मैं आपको इसकी दो मिसालें देता हूँ। एक और बात भी तो उसी अखबार ने कही है, वो तो डिनाई नहीं की ट्रंप साहब ने। वो ये था कि अमेरिका जो है जल्द ईरानियन डेलीगेशन को इनवाइट करने जा रहा है कि वो आए और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करे, और साथ दूसरी बात ये कही थी कि ईरान की तरफ से इस पर इनकार नहीं किया जाएगा। उसको तो डिनाई नहीं किया ट्रंप साहब ने। जी। तो ट्रंप ने ये लास्ट मिनट पे जो माइंड बदला है, इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि अखबार को नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ जी। देखें, आप याद रखें, हम बार बार कहते जा रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीत के आए हैं जंगें बंद कराने के लिए, जंगें शुरू कराने के लिए नहीं। इसके लिए उनके ऊपर अंदर से प्रेशर है, उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर है, उनके ऊपर दुनिया में जो रायामा बदल रही है इसराइल के हवाले से वो प्रेशर है। जी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एज बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे जंग का फैलाव मुमकिन ना हो, जंग मैदान जंग से हटके और सफारती मेज़ के ऊपर आ जाए, ताकि जानों का मज़ीद नुकसान ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप संजीदगी से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को बढ़ावा नहीं देना है और इसे मुज़ाकरात से हल करना है, तो दैट इज़ लाइक ए स्टेट्समैन। जी ठीक हो गया जी। अब बुखारी साहब, अब जिस तरह से ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, क्या वो भी एक वजह है इसकी? देखिए, प्रेशर तो इसराइल के ऊपर बहुत है। जी। जिस नौयत के हमले अब इस वक्त हो रहे हैं, ईरान अपने इसराइल समेत पूरी मगरबी दुनिया समेत अमेरिका हैरान है कि किस तरीके से ईरान इतनी देर तक सस्टेन कर सकता है कि वो हमलों का सिलसिला बगैर ब्रेक के जारी रखे, और ऐलान कर रहा हो कि ये हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक दुश्मन हथियार नहीं फेंक देता। लोग तो उनसे मुतालबा कर रहे थे ना कि जी आप हथियार फेंक दें। खामेनेई ने कहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम हथियार फेंकें इसका तसव्वुर भी हमारे यहाँ नहीं है। जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की हैबत हमने दुश्मन पर तारी की है, इसको हम जारी रखेंगे। यानी रिजॉल्व ये है कि इसराइल को अब हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि इसराइल का ख्याल ये था कि वो घंटों के हिसाब से ईरान से जंग ख़त्म करके जीत लेगा। जी। वहाँ वही हाल हुआ ना जो हिंदुस्तान का हमारे हाथों हुआ है, वही हाल अब इसराइल का ईरान के हाथों हो रहा है। मैंने कहा था ना पिछले प्रोग्राम में कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुमासलत रखती हैं पाक इंडिया और इसराइल ईरान की जंग के हवाले से। अब आगे चलिए जनाब। और इसमें जब उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी सजील मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी एक रीज़न है। जी जी, नाम सजील है, नाम तो खूबसूरत है लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा है। जी। वो जिस तरीके से उसने पेनिट्रेट किया है, जो फौजी इंस्टॉलेशंस थी दो, उनके बीच में एक अस्पताल भी था जिसको पूरे का पूरा इसराइली मीडिया और मगरबी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि देखिए जी अस्पताल को हिट कर दिया। उसकी वजाहत ईरान की तरफ से आई है कि हमारे टारगेट वो थे, कोई डायरेक्ट निशाना नहीं लगा उसको। वो जो शॉक वेव्स आती हैं उसकी वजह से कुछ खिड़कियाँ टूट गई, को नुकसान पहुंचा हो तो वो अलग बात है, हमारा वो निशाना नहीं था। लेकिन
मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ इस बेहया बेशर्म नेतन्याहू से। वो ये कहता है कि खामेनेई जो है बंकर में बैठ के अवाम पर हमलों को के लिए उकसा रहे हैं। और बेगैरत शख्स, तुम भी तो बंकर में बैठ के गजा के ऊपर तबाही मचाते रहे, नस्लकुशी करते रहे, अभी भी बंकर में हैं। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और बंकर में तुम ही नहीं हो, पूरी कौम है तुम्हारी बंकर के अंदर। जी। दूसरी बात, ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम वाशिंगटन को मशवरा देंगे कि भाई इस जंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इस जंग में शामिल होंगे तो हम इससे ज़्यादा शिद्दत से अपना दिफा करेंगे। तो देखें, मुझे एक बात की खुशी है कि ईरान की तरफ से लगी लिपटी नहीं रखी जाती, सीधी बात करते हैं वो। ये वैसे भी रवायत है ईरानियों की कि वो डिप्लोमेसी के नाम पर झूठ वूठ बोलने के आदी नहीं है। ठीक है जी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये भी कह रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार जो है उसने ना कभी बनाने की कोशिश की और ना आगे करेगा। तो इसके हवाले से बहुत सारी इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? यही नहीं है। मैं आपको एक और तारीखी हवाला देना चाहता हूँ। 2003 में अली खामेनेई ने, जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है जी। वो फतवा अभी तक इंटैक्ट है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रिसर्च और उसकी डेवलपमेंट का काम रोक देंगे। उन्होंने कहा है बम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये बात आपको मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ईरान ये फैसला करेगा कि मैंने बम बनाना है क्योंकि मेरी सलामती को ख़तरा है, तो ये फतवा पहले वापस लेना पड़ेगा। ईरान में, ईरानियन सोसाइटी में इस फतवे की बड़ी हैसियत है जी। आयतुल्लाह उज़्मा जो वहाँ के मुज्तहिद करार पाते हैं, वो अगर कोई फतवा दे दें तो उसको सिर्फ वही वापस ले सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं जी। तो ये प्रोपेगेंडा जो है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना चुका है, बनाने के करीब है, वो वज़ारत ख़ारजा ने भी बड़े कैटेगोरिकल अल्फाज में कह दिया कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ना ऐसा कोई इरादा है, ना हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ जनाब, वो जो हमने बात की कि ट्रंप ने कहा मैंने अभी कोई दस्तखत नहीं किए हैं, तैयारियां उधर भी शुरू हैं। बहरी जहाज़ जो हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो बहरा रूम में और अरब समुद्र में भेजे जा चुके हैं। तो डराने की कोशिश तो पूरी है जी। ये ईरान पर प्रेशर डालने की है कि देखो अगर आपने बात ना मानी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट ईरान क्या कह रहा है? उसने कहा कि पूरा ईरान भी कुर्बान करना पड़ा तो तब भी हम अपने दिफा से बाज नहीं आएंगे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। साहब, नेतन्याहू और फिर अभी इस्राएली वज़ीर दिफा हर रोज़ नया बयान जारी करते हैं कि अब उन्होंने कहा कि खामेनेई का वजूद जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो वो साहब, अगर खामेनेई को असैसिनेट किया जाता है तो फिर हिजबुल्लाह के भी एक्टिव होने का जो है वो, देखिए आप ये समझ लें, जिस ईरान को मैं जानता हूँ, जिस ईरान को मैंने बड़ा क्लोजली स्टडी किया है, उस तक पहुँचते पहुँचते उनको पूरी ईरानी कौम को ख़त्म करना पड़ेगा। ही इज़ नॉट ए वल्नरेबल टारगेट, ही इज़ नॉट सद्दाम हुसैन। ना ही उनको ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो आसानी से जब चाहेंगे। दोनों ने झूठ बोला है जी। नेतन्याहू ने भी झूठ बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी झूठ बोला है। ही इज़ नॉट वल्नरेबल। ये बहुत, मैंने कहा ना कि जो ईरानियन सोसाइटी को जानते हैं, जो पासदारान को जानते हैं, जो 7 सिक्योरिटी टीयर्स को जानते हैं, उसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कुछ रिसेंट मिसालें ऐसी हैं जिससे डर लगता है। मिसाल के तौर पर इस्माइल हानिया जिस तरह से शहीद किए गए, जिस तरह से अभी हाल ही में ये अचानक हमला करके जो साइंसदान हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो हुए, लेकिन जो खामेनेई हैं, ही इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल ए लीडर। ठीक है जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने जो है वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातें की हैं। मैं चाहती हूँ आप उस पर कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनवाएंगे? कमेंट करें उस पर। देखिए, बात यह है कि IAEA की तरफ से 3 मौक़ों पर यह कहा जा चुका है कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा जी। अभी ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है वो ये है कि तमाम तर शवाहद को मद्देनज़र रखते हुए हम यकीन से ये कह सकते हैं कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा था जी। मेरे ख्याल से इस वजाहत के बाद ये अब तराना जो गाया जा रहा है ये अब बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें खदशात क्या थे। उनका ख्याल ये था कि ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, यानी ख़ास तौर से जो अफसुदा यूरेनियम है, उसका पता नहीं है कि अब वो कहाँ है। भाई वो क्यों पता लगेगा आपको? ईरान ने तो बर वक्त आपसे कह दिया था कि जब भी कभी इसराइल हम पर हमला करेगा हम इसको महफूज जगह पर मुंतकिल कर देंगे। स्टेटेड पोजीशन है, यानी आप ये चाह रहे हैं कि वो फटाफट आपको बताएं कि ये रखे हुए हैं,
ताकि आप उनको तबाह करना आपके लिए आसान हो जाए, ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। मुखर साहब, क्या लगता है कि ईरान कर सकता है मुंतकिल अगर हमला किया जाता है तो? कर चुके हैं, कर सकता है क्या मतलब है, मतलब कोई दो अच्छा, राय नहीं इसके बारे कर में। बड़े चुके। बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की तवक्को रख के बैठे हुए हैं। दैट इज़ इन सेफ हैंड। अच्छा जी, डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें सूरत हाल तो फिर बहुत कुछ हो रहा है, और मेरे ख्याल से जो ट्रंप ने पॉज लिया है उसकी भी वजह यही है। पहली इब्तिदा तो ये हुई कि 3 यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिनमें बरतानिया, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं, वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ कल जनीवा के अंदर जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिकेटर। जी दूसरा इंडिकेटर यह है कि ईरान के मुतालबे पर, जिसकी सपोर्ट की है चीन, रूस और पाकिस्तान ने, जी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये मेरा हंच है, आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल के बारे में आज तक कोई करारदाद पास होने नहीं दी है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी करारदाद पास होने जा रही है जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रास्ता निकाला जाएगा, कि बजाय इसके कि ये तोपें और बम और मिसाइल चलते रहें, क्यों ना टेबल के ऊपर बैठ के कोई हल निकालने की कोशिश की जाए। जी आपको मैं याद दिला दूं कि 5 मरतबा जनरल असेंबली, जिसमें तमाम अरकान वोट देते हैं, कसरत राय से रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कंडेमिंग इजराइल फॉर इट्स एक्ट्स इन गाजा। जी मुखर साहब, यही मेरा पॉइंट है कि जितनी दफ़ा भी इसराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास होती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। तो यूएन में अगर कोई भी रेजोल्यूशन इस हवाले से भी पास होगी तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। लेकिन अगर उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी शामिल होगी तो फिर कौन करेगा उसको? आपको लग रहा है कि उनकी मर्जी शामिल है, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार कुछ है? बड़ा होने वाला है। ईरान से मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं। मैंने ये रास्ते बंद नहीं किए हैं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये वही कह रहे हैं ना। दैट मीन्स देयर इज अ रूम। वो रूम जो है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए जनाब, रूसी सदर ने ये कहा है कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से और इसराइल के नेतन्याहू से राब्ते में हूँ, और मैंने उनको ये बावर कराया है कि जहाँ आप इसराइल की सलामती की बात करेंगे वहाँ ईरान के मफादात को मद्देनज़र रखेंगे। बिल्कुल। कोई वन साइडेड फैसला वो कहते हैं कि कबूल नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन ने ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत की मुखालफत कर दी है। उनका अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन यू इंटरफेयर इन द वॉर। तो दोनों ही ममालिक की, जिनके ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो दे आर पावर टू रेकन विद, मतलब है वो कोई अफ्रीका की रियासत थोड़ी हैं, बिल्कुल, दे आर सुपर पावर्स। तो उनकी तरफ से इस किस्म के बयान का आना ये भी बहुत इत्मीनान का बायस है ईरानी क़यादत के लिए कि दे आर नॉट आइसोलेटेड, वो अकेले नहीं हैं। और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल जो कुछ कहा वो भी हमारे सामने है। उससे पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो भी हमारे सामने है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के अंदर सफारतकारी के दौरान बावर कराने की कोशिश की, हमारी पोजीशन है, ये सब कुछ हमारे सामने है। तो ईरान कई एतबार से तनहा नहीं है। जी मुखर साहब, बात यह है कि अभी यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये बात की थी कि तसादुम जो है वो आलमी रुख इख्तियार कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते और यूं ही जो है वो जंगी महाज पर बात जारी रहती है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के इम्कानात तो मध्यम होते जा रहे हैं, बहुत मादूम होते जा रहे हैं। लेकिन वो फिर मुझे एक दफ़ा वो जिसको कहते हैं चिढ़ आई है, वो ये कि नेतन्याहू ने अस्पताल के बारे में जो अवहेला शुरू किया है। 34 हॉस्पिटल थे गज़ा में जहां मजलूम बच्चे पैदा हुए हुए बच्चे, नौमौलूद बच्चे, जहां पर ख़वातीन, हामला ख़वातीन, उसके ऊपर बम्बों की बारिश करके उन हॉस्पिटल को तबाह करने वाला बेगैरत पूछ रहा है कि ये अस्पताल के ऊपर अटैक क्यों कर दिया है। वो तो मैंने ईरान की वजाहत तो आपको बता दी है, लेकिन मुझे ना चिढ़ आ रही है इस बात पे कि तुम याद करो तुमने क्या किया था। इसको कहते हैं मुकाफात अमली में। मैं तो पाकिस्तान में तो एक ख़ास पार्टी के हवाले से कहता हूँ, लेकिन ये मैं बावर कराना चाहता हूँ नेतन्याहू को, इसराइल को, कि आपके साथ वही कुछ हो रहा है जो आपने खुद किसी दूसरे के साथ किया हुआ है। इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मुखर साहब, साबिक ईरानी वली अहद रज़ा शाह पहलवी भी अब दोबारा से उठ खड़े हुए। उन्होंने ईरान के जो अगली हुकूमत आएगी उसका मंसूबा दे दिया है। जब आपने पिछली दफ़ा इसका जिक्र किया था तो मैंने आपसे पूछा था हु इज शी। ही इज़ एन इडियट, एब्सोल्युटली। ही इज़ अ लेगेसी ऑफ द शहनशाह's रूल, जिसको वहाँ की अवाम ने रिवोल्ट करके मुल्क से निकाला था और ऐसे हालात में निकाला था कि ये जो अब मामे बने हुए हैं ना इसके, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन है,
चाहे वो फ्रांस है, इन्होंने उसका जहाज़ उतरने की इजाज़त नहीं दी थी जब तक ये जो सिसी हैं, ये ना सॉरी जो उसके इजिप्ट के जो सरबराह थे, जब तक उन्होंने इनकी बेटी का रिश्ता नहीं मांग लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको अवाम ने इस शिद्दत के साथ रद्द किया हो, उसकी ये औलाद जो अचानक नमूदार हुई, कभी पहले सुना आपने जिक्र इसका? नहीं। तो इसकी तो मजाल, इसको कहें घुस के दिखाए ईरान में। जी। तो ये सारी, मैंने कहा ना कि ये वेस्ट की कोशिशें हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जिनको ग्रूम किया जा रहा है। मैं नाम लूँगा खातून का, बच्ची का, तो फिर आपको समझ तो आई गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। कहा गया जब वो 9 साल की अमेरिका की एम्बेसी के कहने के ऊपर वीडियोस बना रही होती थी, तब से उनको सिलेक्ट कर लिया गया था कि इनका कोई ना कोई रोल है आने वाले ज़मानों में। तो ये इस तरह की झके मारते रहते हैं यूरोप वाले, ज़्यादा परेशान होने की बुखारी साहब, अगर रजीम चेंज की कोशिश की जाएगी तो फिर क्या लगता है कि रज़ा शाह पहलवी का कोई चांस है कि मैंने तो आपको बता दिया, जिस तरह से मैंने कहा आपसे होशी, इनका कोई इम्कान, कहा ये घुस नहीं सकते वहाँ पर जी। रजीम चेंज। मुझे डर है कि वो जो प्लान किया था इसराइल ने और नेतन्याहू ने और अमेरिका ने कि वो ईरान के रजीम को चेंज करेंगे, मुझे तो लुटिया डूबती नज़र आ रही है नेतन्याहू की, कि नेतन्याहू भाई गए सो गए। इसलिए जिस तरह वो अली ख़ामेनेई को टारगेट कर रहे हैं, इसी तरह से ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हाजीज़ का टारगेट है नेतन्याहू। जी। तो कहाँ तक बचेंगे मौसूफ, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जंग का आज 7वां रोज़ा है, दोनों साइड पर सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल को अब ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात से मामलात को सेटल डाउन करना चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए फैसला सुना दिया। बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए, कानून के एहतराम के लिए ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। ये मेरे जजमेंट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने इसको फॉलो किया केस को, उनको पता होगा। हम ज़रा थोड़ा सा इसका तारीखी पहलू जो है वो ज़रा उजागर करते हैं। एक ऐसा दौर था जब अदालतों में किस तरह के फ़ैसले हो रहे थे, वो अगर मैं आपको बताना, एक उसमें से ये साद को अमीन करार दे देना। आपको पता है ये ज़ात एक ही के साथ ये लफ्ज़ सजते हैं, किसी इंसान में के साथ ये नहीं सजते हैं। उस वक्त क्या था, साकवी अदालतें थी, खोसवी अदालतें थी, गुलजारी अदालतें थी, बंदियाली अदालतें थी। एक पार्टी जाती थी, जाके पिटीशन दे के साथ ही फैसला ले आती थी अपने साथ। उसको तब्दील करने के लिए सूरत हाल को 26वीं तरमीम की गई और आइनी बेंचों को अलहदा कर दिया गया। ये पिटीशन आइनी बेंच ने सुनी है और उसने करार दिया है ये कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उसके मुताबिक ये ट्रांसफ़र जस्टिफाइड है। अब ये किन्हों ने दिया था, मैं उन जजों की तारीफ अगर यहाँ बयान करने बैठूंगा तो उसके लिए वक्त बहुत चाहिए जी। ये वो जजेस हैं जिन्होंने उस दौर के फैसले निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा सहूलतकारी की गई एक पार्टी की। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। ये पार्टीजन एटीट्यूड जो है, उसने इंसाफ का जो तमस्खर उड़ाया। इस तरह के फैसले हैं जिनमें से 90% फैसले आइंदा कभी प्रेसिडेंट के तौर पे किसी और केस के ऊपर लागू नहीं होंगे जी। इस तरह के फैसले हैं कि एक जज बैठ के कोर्ट में कह रहा है ये केस मेरे पास लेके आए खान साहब, सड़कों पे फैसला नहीं होगा, मैं करूंगा फैसला, और कर दिया फैसला उन्होंने। ये कौन सा इंसाफ है जी? ये कौन सी अदालतें हैं जी? तो ये सब कुछ जो है वो होता रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 की अक्सरियत से फैसला हुआ है जी। लेकिन कहते हैं ना कि कसरत राय से जो भी फैसला हो वो एप्लीकेबल होता है। उन्होंने अपने जो इख्तलाफी नोट्स थे वो पढ़ के भी सुना दिए हैं, लेकिन जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि ये इख्तियार हासिल है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और सीनियरिटी भी इफ़ेक्ट नहीं होती और इससे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाकी के जजेस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फैसला जो हुआ है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आपकी मर्ज़ी का वकील हो, आपकी मर्ज़ी का जज हो और आपकी मर्ज़ी के ही फैसले आएँ जी। तो ये जितने भी जजेस इसके पटिशनर थे जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी, उनकी एफिलिएशन ढूंढ के देख लीजिए, वो कब तैनात हुए थे, किसने किए थे, क्या फ़ैसले उन्होंने, बल्कि सारे फैसले छोड़ दीजिए, उन 2-3 महीने के फैसले आप उठा लें, इनके कुछ 16-17 के करीब फैसले हैं, सारे के सारे एक पार्टी के हक में, बग़ैर प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के, बग़ैर प्रॉपर आर्गूमेंट के, बग़ैर गवाहों को सुने हुए। ये कौन से मुल्क का दस्तूर है जी?
जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बॉल इज़ इन प्रेसिडेंट्स कोर्ट। सदर मुमलिकत ने इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करना है। होपफुली वो जल्द इस पर जो है वो मामले को जल्द तय कर लें। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।